नमस्कार। जय हिंद सभी को। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के। हम अपने पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम अकाउंट्स, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग के बारे में जान रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप जो पिछले वीडियोस हैं आप उन्हें एक बार देख लीजिए, ताकि जो एक कॉन्टीन्यूटी है वो आपकी बनी रहे, और जो पीछे के वीडियोस कराए गए हैं उनके बेसिस पर आप इस वीडियो को भी क्या कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ। तो हमने बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा है, हमने अकाउंट्स के बारे में पढ़ा है, हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, प्रोसेस, सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो आप एक बार क्या कीजिए, आप एक बार जाइए, देखिए और समझिए कि क्या है सारी चीज़ें। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो आज हमारा टॉपिक होगा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी माने लेखा करने के नियम, सिद्धांत। देखिए क्या होता है जब हम अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ ये निकल करके आती है कि सबसे पहले क्या किया जाता है। तो सबसे पहले हम बुक कीपिंग करते हैं, हाँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बुक कीपिंग करते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है? किसी भी लेन देन को लिखना। बुक कीपिंग क्या है? किसी भी लेन देन को खाता पुस्तकों में लिखना। अच्छा, बुक कीपिंग के बाद हमारा जो दूसरा कदम है वो है कि वो जो हमने लेखे तैयार किए थे, क्या किए थे हमने? लेखे तैयार किए थे, उन लेखा पुस्तकों को परिणाम में बदलना, और उन परिणामों को जो हमारे यूजर्स हैं, माने व्यापार से जुड़े लोग, उन लोगों तक इन परिणामों को पहुंचाना, ताकि वो क्या कर सकें, निर्णय ले सकें, डिसीजन ले सकें, ताकि वो क्या कर सकें, निर्णय ले सकें। तो ये हमारा मेन मोटिव होता है। तो ये जो लेखे तैयार करने के बाद जो परिणाम है ना, क्या है जो परिणाम है, और जिन परिणामों को हम किस तक पहुंचाते हैं, यूजर्स तक पहुंचाते हैं, ताकि वो अपने डिसीजन ले सकें। इस प्रोसेस को कहा जाता है अकाउंटिंग। क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग, मतलब लेखाक्रम। ठीक है। अब इसके बाद आता है अकाउंटेंसी। देखिए अकाउंटेंसी का स्कोप बड़ा है। अगर मैं आपको कहूं कि ये क्या है, ये हमारा बुक कीपिंग है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अकाउंटिंग है, और ये क्या है हमारा, ये अकाउंटेंसी है। तो ये क्या है, ये अकाउंटेंसी है, ये जो है हमारा ये अकाउंटिंग है, और ये जो है हमारा, ये है हमारा बुक कीपिंग। क्लियर है ये वाली बात? चलिए, तो आज हम अकाउंटेंसी के बारे में ही है जो है वो बात करेंगे। अकाउंटेंसी में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, किन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। देखिए हम जो कर रहे हैं, हम सीधा सीधा एक चीज़ कर रहे हैं, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। हमारा उद्देश्य जो है वो ये है कि एक ही जगह पर सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाना। अब अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं, और अगर नहीं देखे तो देखिए जा करके। तो आप जब उन वीडियोस को देखेंगे, और अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि हर एक कॉन्सेप्ट को कितना डिटेल्ड में, बारीकी के साथ, और ये जो आपके नोट्स बने हुए ये बेशक इंग्लिश में बने हैं, पर हर एक वर्ड की मैं जो है हिंदी वो लिख रहा हूँ, मैक्सिमम वर्ड्स की जो है हिंदी में लिख रहा हूँ, है ना। तो आप तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जो,
चैनल है, ये एक चैनल नहीं है, ये एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है। बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कौन सी बुक पढ़नी है, फीस महंगी है, अफोर्ड नहीं कर सकते, एमसीक्यू कहाँ से मिलेंगे, कंटेंट की तैयारी कहाँ से करें, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस, और इन सब का एक ही जवाब है। अधिगम मंत्रा पर आइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और डेली आपको जो आपका सिलेबस है टीजीटी पीजीटी कॉमर्स का, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं और उनमें जो सब टॉपिक्स हैं और उसमें जितना भी कंटेंट है, जितना पूछा गया है, जितना पूछा जा सकता है, या जितनी भी होने की उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। इतनी डिटेल्ड में ना आपको कहीं कोई नहीं पढ़ाया जाता। ये बिल्कुल ऐसा है, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, अगर आप इसको सीरियसली पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल ये एक क्लासरूम में जो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से है। एक एक चीज़ जैसे डिटेल्ड में हमें स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी ना, बिल्कुल ऐसे ही। क्लियर है? चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम अकाउंटेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या है? अकाउंटेंसी एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों को शामिल किया जाता है। पहली बात यह है। दूसरी बात क्या है कि अकाउंटेंसी हमें बताता है कि हमें लेखों को कैसे करना है। दोबारा समझिए, अकाउंटेंसी हमें बताता है कि लेखों को कैसे करना है, उनके बारे में हमें बताता है कि क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, क्या प्रावधान है जिन्हें हमें पूरा करना ही है। ठीक है, देखिए आपने अकाउंटिंग में एक चीज़ पढ़ी थी, बुक कीपिंग में भी एक चीज़ पढ़ी थी, सॉरी, दैट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बोथ आर आर्ट एज वेल एज अ साइंस। है, दोनों क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है। पुस्तकों को लिखना कला कहलाता है, लेकिन उन्हें कैसे लिखना है, उसके स्टैंडर्ड क्या होंगे, उनके प्रावधान क्या होंगे, उसमें किन किन नियमों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके खाते होते हैं वो आपसे जुड़े हुए तो है नहीं। समझिए, आपके जो खाते हैं वो खाली आपसे तो जुड़े हुए हैं नहीं, आपके इन्वेस्टर से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने आपके व्यापार में पैसा लगाया हुआ है, आपके पब्लिक से जुड़े हुए हैं, आपकी सरकार से जुड़े हैं, आपके बैंक से जुड़े हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं, आपके जो लेनदार हैं उनसे जुड़े हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं, आपकी जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनसे जुड़े हुए हैं, आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे जुड़े हुए हैं। अगर बहुत देखिए, बहुत सीधी सीधी सी बात है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको रन करना चाहते हैं और आप उसको ब्रॉड लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में उसको लेकर के जाएंगे, तो कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में आपकी फर्म पर रिलाय तभी करेगा, आपकी फर्म पर विश्वास तभी करेगा जब आपकी फर्म के जो खाते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो विश्वसनीय होंगे, वो रिलायबल होंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हमारा जो व्यापार है, हमारा जो बिजनेस है, उसका आईना है। जैसे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे वैसे ही हमारे क्या होंगे? बिजनेस होगा। अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स खराब हैं, गलत हैं, सही नहीं बने हैं, तो इसका मतलब हमारा जो बिजनेस है वो सही नहीं है। अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट इंप्रेसिव हैं, अट्रैक्टिव हैं और बहुत अच्छी तरीके से बने हुए, रिलायबल हैं, एक एक चीज़ का एविडेंस है, प्रूफ है, प्रमाणिक हैं, तो आपकी फर्म पर कोई भी विश्वास कर लेगा और वो तुरंत इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, आपको माल देने के लिए तैयार हो जाएगा, आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो फर्म है, उसके जो खाते आप बना रहे हो वो खाली आपसे जुड़ी हुई नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं, चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल हैं, जो हमने पढ़े भी थे। तो हर प्रकार के यूजर्स के लिए उन खातों की उपयोगिता है, उन खातों की रिक्वायरमेंट है। तो अब अगर कोई चीज़ आपको ब्रॉड लेवल पर लेकर के जानी है, तो आपको कुछ बातों का तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। जैसे आप सोसाइटी में निकल रहे हो, आप समाज में जब जाते हो, तो आप समाज से जुड़ी हुई कुछ बातों का ध्यान रखते हो ना, समाज में रह करके। तो आप जब अपने खाते, अपने व्यापार के खाते, जो कि आपके व्यापार को प्रदर्शित करते हैं कि भाई हमारा व्यापार ऐसा है, तो क्या आप उसको करने में लापरवाही करोगे? क्या नहीं करोगे। आप क्या करोगे? आप उन्हें रिलायबल बनाओगे, ऐसा बनाओगे ताकि जो लोग हैं वो आपके खातों पर, आपकी फर्म पर क्या करें? विश्वास करें। जब लोग आपकी फर्म पर विश्वास करेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे।
आपकी फर्म पर, आपके प्रोडक्ट पर क्या करेंगे, बिलीव करेंगे। तो इसके लिए सॉरी, तो इसके लिए आवश्यक था कि हमें कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ प्रावधान, कुछ नियमों को बनाना, ताकि क्या हो सके, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता आ सके। अब यूनिफॉर्मिटी को मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा, चलिए थोड़ा सा तो अकाउंटेंसी के बारे में यही बात है कि अकाउंटेंसी क्या करती है। अकाउंटेंसी जो है एक यूनिफॉर्मिटी लेकर के आती है, हमें ये बताती है कि हमें जो हमारी पुस्तकें हैं, जो लेखा पुस्तकें हैं, उसमें हमें लेखों को कैसे लिखना है। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गैप की, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जनरली जो सामान्यतः लेखा क्रम के वो सिद्धांत लेखाक्रम के सामान्यतः स्वीकार्य सिद्धांत, मतलब जो सभी के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप भारत में हो, चाहे आप यूएसए में हो, चाहे आप अफ्रीका में हो, मतलब आप किसी भी, आप कहीं पर भी हो, आप इंटरनेशनल लेवल ही नहीं बल्कि इंडिया के भी कितने भी भागों में हो, आपके जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत जिन्हें सभी लोग समान रूप से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। बोलो क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। उन्हें क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो गैप का मतलब क्या? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब कौन इन्हें डेवलप करता है, बनाता कौन है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। दोबारा समझो, गैप का निर्माण कौन करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, वित्तीय लेखाक्रम, हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, इसकी अगर किसी को हिंदी पता है तो उसको कमेंट में लिखिएगा, मुझे इसकी हिंदी याद नहीं आ पा रही है ना। वैसे मैं ढूंढ करके लिख दूंगा, जैसी याद आएगी मैं कमेंट में डाल दूंगा। तो डेवलप्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कौन? ये एक संस्था है। क्या है ये एक संस्था है जो सभी के लिए, इसका काम क्या है? सभी के लिए सिद्धांत बनाना। सिद्धांत किस चीज के? लेखाक्रम के। किस चीज के? लेखाक्रम के। ठीक है, वैसे इसकी जहां तक मैं समझता हूं इसकी हिंदी ये होगी, फाइनेंशियल वित्तीय लेखाक्रम नियामक बोर्ड या संस्था, इस प्रकार की कुछ हिंदी इसकी रही होगी। ओनली अडॉप्टेड इन द यूएस। किस में अडॉप्ट किए जाते हैं ये? यूएस में, क्योंकि भारत ने अब क्या कर लिए हैं? भारत ने अपने इंडिया, INDAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट डेवलप कर लिए। ठीक है, बेस्ड ऑन रूल्स। रूल्स का मतलब क्या होता है? नियम। किस पर निर्धारित किए जाते हैं? निर्भर किस पर होते हैं? नियमों पर निर्भर होते हैं, मतलब ये आपको फॉलो करने ही करने हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, अंतरराष्ट्रीय लेखाक्रम रिपोर्टिंग बोर्ड, नियामक है ना। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, कौन डेवलप करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। गैप कौन डेवलप करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IFRS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये किसके द्वारा डेवलप किए जाते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ग्लोबली अडॉप्टेड इन अराउंड 144 कंट्रीज। और इन्हें कितने देशों के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है? 144 कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, मतलब 144 देश इसके नियमों या इसके द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं
और अपनी पुस्तकों में इनके अनुसार लेखा करते हैं। अच्छा, किस पर बेस्ड है ये? प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। किस पर बेस्ड है ये? सिद्धांत पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है ये? सिद्धांत। ध्यान दीजिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और IFRS ये डेवलप किसके द्वारा किए जाते हैं? मैं पेन चेंज कर देता हूँ, हाइलाइटर ही ले लेता हूँ। ये किसके द्वारा किए जाते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा। ये किसके द्वारा किए जाते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा। दूसरी बात, दूसरा कलर ले लेता है। ये किस में फॉलो किए जाते हैं? US में। इन्हें किनके द्वारा फॉलो किया जाता है? 144 कंट्रीज के द्वारा। फिर से पेन चेंज कर लेता है, ये वाला, चलो ये ले लेता है। किस पर बेस्ड है? रूल्स पर। किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, गैप आर बेस्ड ऑन, गैप आर बेस्ड ऑन रूल्स, प्रिंसिपल्स, either rules or principles or neither rules or principle. तो आंसर विल बी रूल्स, आंसर विल बी रूल्स। ठीक है, या यही क्वेश्चन सेम IFRS के बारे में पूछ सकता है। क्लियर है? चलिए, किसके द्वारा डेवलप किए जाते हैं? तो IFRS की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और अगर हम गैप की बात करेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। देखिए, आई से इंटरनेशनल याद रखना और बाकी जो दूसरी संस्था है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। आशा है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंडिया में क्या रोल है? देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को नियामक बोला जाता है ना, नियामक। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन सिद्धांत। हाँ भाई, ठीक है, नहीं चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय, किसके द्वारा इशू किए जाते हैं साहब? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कंफ्यूज मत होना, गैप किसके द्वारा किए जाते हैं? अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में जो अडॉप्ट किए जाते हैं वो किए जाते हैं ASB के द्वारा। कई बार ASB से रिलेटेड सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। क्या क्या सवाल बन सकते हैं कि ASB जो है वो कब फाउंड हुआ था? अप्रैल 12, 1977। कब हुआ था? अप्रैल 21, 1977, 1977। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसके द्वारा मॉडिफाई किए जाते हैं और किसका वर्जन है? IFRS का, आर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ IFRS। मतलब IFRS से हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं। IFRS के बारे में अभी हमने पढ़ा था, ये रहा। तो IFRS को देख करके या उनको ध्यान में रखते हुए हमने अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की स्थापना करी है। ये अब क्योंकि IFRS किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल्स पर। तो हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो भी किस पर बेस्ड हैं? प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आप जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब जो इंडियन AS हैं, ये जो IND-AS है, ये बनते कैसे हैं? तो इसको देखिए जरा, इसका प्रोसीजर है। स्टैंडर्ड्स आर फर्स्ट अप्रूव्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब ICAI। अभी हमने देखा ना कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो किसकी बॉडी है?
आईसीएआई की एक ब्रांच है एएसबी, जिसके द्वारा जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मॉडिफाई किए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड सबसे पहले किसके द्वारा, तो जो एएसबी है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो सबसे पहले क्या करता है, वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करता है, बनाता है। फिर वो किसको भेज देता है, आईसीएआई के पास भेज देता है। आफ्टर रिव्यूइंग ऑफ आईसीएआई, जब जो आईसीएआई है उनको रिव्यू देख लेता है, जांच कर लेता है, तो वो उसको भेज देता है नेशनल एडवाइजरी कमेटी एनएसी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसको बोला जाता है एनएसीएएस। इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, हालांकि पूछता नहीं है, बट फिर भी इतनी इंफॉर्मेशन तो अपने पास होनी चाहिए कि अगर गलती से ऐसा क्वेश्चन बन गया तो अपन लोग उसको सीधा सीधा क्या कर सकें, आंसर कर सकें, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, अकाउंट जो स्टैंडर्ड्स है वो प्रिपेयर किए जाएंगे एएसबी के द्वारा, फिर वो रिव्यू करने के लिए, जांच करने के लिए भेज दिए जाएंगे आईसीएआई के पास, और जब वो आईसीएआई उन्हें रिव्यू कर लेगा तो उन्हें नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अप्रूवल के लिए क्या कर देगा, भेज देगा, ताकि उनका क्या मिल सके, अप्रूवल मिल सके। जो एनएसीएएस है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, रिकमेंड्स दीज स्टैंडर्ड टू एमओसीए। इसको एमओसी भी बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, या कई बार एमओए के नाम से भी ये आपको लिखा मिल जाएगा। एमओए तो बहुत कम ही मिलता है, मिनिस्ट्री एमओसी के नाम से ही है, इसकी वेबसाइट भी है। तो एनएसीएएस क्या करता है, उन स्टैंडर्ड्स को रिकमेंड करता है, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को। और जब मिनिस्ट्री का अप्रूवल मिल जाता है, देन स्टैंडर्ड्स आर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरह से कोई भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो पारित किया जाता है, वो लागू किया जाता है। पहले क्या किया जाएगा, देखिए पहले सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करेगा, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको या तो मॉडिफाई करेगा, या अगर उसको लग रहा है कि नया बनाना है तो वो नया बनाएगा। जब वो एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मॉडिफाई कर लेगा या बना लेगा, तो वो उसको रिव्यू करने के लिए किसके पास भेजेगा, आईसीएआई के पास। तो उसको कौन रिव्यू करेगा, आईसीएआई। जब आईसीएआई उसको रिव्यू कर लेगा तो वो उसे भेज देगा एनएसीएएस के पास। तो एनएसीएएस क्या है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। जब एनएसीएएस उन्हें देख लेगा, परख लेगा कि हाँ भाई सब सही है, अप्लाई किया जा सकता है, तो फिर वो उनको रिकमेंड करेगा, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को। और जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स उन्हें देखेगी, उन पे डिस्कशन होगा, या जो भी उनका प्रोसेस होता होगा, उन सब चीज़ों पर बात होगी, तो फिर वो उन्हें क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो भी मॉडिफिकेशन हो गया, जो चेंजेस होंगे, जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं या स्टैब्लिश किए हैं, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट होता है उसमें उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ताकि सभी लोगों को उनके बारे में जानकारी हो सके। तो ये बेसिकली हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ टॉपिक है। अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या है, हमारे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ। जो एएसबी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, उसने जो सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलीज किया था, वो किया था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये एक एमसीक्यू बना था पीछे क्वेश्चन में, ठीक है। तो वहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन था, द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाज सेटअप बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से एक ऑप्शन था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, जो 1977 में स्टैब्लिश हुआ था, उसने सबसे पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलीज किया था, वो था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि आप डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। दूसरा क्या था, दूसरा था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज का मतलब होता है, इन्वेंटरीज का मतलब क्या होता है, इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक का मतलब क्या होता है, रहतिये का मूल्यांकन। अब अगर आपको पता होगा तो अगर आप जानते हैं रहतिया के बारे में, तो आपको पता होगा कि रहतिये की जो वैल्यूएशन होती है वो 2 बेसिस पर होती है।
है ना। एक तो ऑन वैल्यू होता है और एक मार्केट वैल्यू होता है ना। एक तो रहतिये का मूल्य होता है जितने का वो स्टॉक है ना, मतलब परचेजिंग कॉस्ट है, और एक क्या होता है उसका बाजार मूल्य। तो उन दोनों में से जो भी कम हो, रहतिये का मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो। तीसरा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो दिया है वो कॉन्टेंजेंसी एंड इवेंट ऑक्योरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो फिफ्थ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है वो नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में आया फॉर द पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कि आप किसी भी पीरियड का जो टाइम है, किसी भी पीरियड का जो मतलब कोई भी जो पीरियड है उसका नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे अटेन कर सकते हैं, और आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को कैसे चेंज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये 10 है। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो है वो है ही नहीं, 10 है, उसको हटा दिया गया है एक्चुअली, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट 13। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन 14। एम्प्लॉयज बेनिफिट 15। बोरोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। सेगमेंट रिपोर्ट, सेगमेंट रिपोर्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर 18। लीज 19। अर्निंग पर शेयर 20। कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम 22। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 23। और डिस्काउंटिंग ऑपरेशन 24। देखिए ये हमारे जो हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो इन सब में जो मैंने टिक किए हैं उनसे रिलेटेड आपसे सीधा सीधा जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। और पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया, पूछा भी गया है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो टीजीटी में नहीं है। तो अगर आप टीजीटी खाली टीजीटी कॉमर्स की तैयारी करो तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप पीजीटी कॉमर्स की तैयारी करो तो डेफिनेटली आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा, 101% आपका एक क्वेश्चन तय है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो 2 या 3 बन सकते हैं, है ना। तो ये जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। याद क्या करने पड़ेंगे, पेपर पे लिखो, रिवाइज करो, फिर लिखो, फिर रिवाइज करो, फिर लिखो, फिर रिवाइज करो, 2-4 बार करोगे अपने आप हो जाएगा। लेकिन सारे एक साथ मत करना, कभी सारे एक साथ करने लग जाओ कि 24 के 24 आज ही करना है। चार से 6 भी नहीं है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 भी नहीं है। 4 से 6, अगर 4 कर सकते हो तो 4 करो, 6 कर सकते हो तो 6 करो। टाइम लगेगा 4-5 दिन 6 दिन लग, 4 करोगे तो 6 दिन लग जाएंगे, 6 करोगे तो 4 दिन लग जाएंगे, लेकिन क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो ये एक बात है। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है अकाउंटिंग से रिलेटेड, है ना, किससे रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो हैं हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, इसके हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे ताकि इस चैप्टर का जो रिवीजन है वो आपसे हो जाए। तो पहला हमारा जो था पुस्तपालन का अर्थ, उद्देश्य एवं विधियां, दोहरा लेखा प्रणाली, ये हमारा हो गया है ना। तो पीजीटी में भी दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत हैं तो वो भी हमने कर लिए हैं। दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम जो होता है
उसके जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, वो हमने कल की वीडियो में करे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप उस वीडियो को देखिए। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को करने की ठानेंगे, अगर आप किसी भी चीज़ को करने की ठानेंगे तो आप उसको आसानी से क्या कर लेंगे, कर लेंगे, है ना। चलिए, हमारा कहाँ तक हो गया था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 आगे आता है। 25 क्या कहता है? इंटर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटेंजिबल एसेट, ये इंपॉर्टेंट है, गुडविल को लेकर के पूछा जाता है सीधा सीधा। किसको लेकर के पूछा जाता है? गुडविल को। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन जॉइंट वेंचर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट 28। प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट, प्रोविजन में डेप्रिसिएशन को लेकर के अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, क्लियर ये वाली बात। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है खत्म हो गया है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ रह गए थे, मैं वही सोच रहा था कि ये 29 होते हैं और ये 24 कैसे रह गए, तो वो नीचे आ रहे थे, कोई बात नहीं। चलिए, कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, है ना। क्या क्या है, मैं 2-3 बातें जो है आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए, पहली चीज़ क्या है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिंदी में मिल सके, क्या हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में मिल सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ की। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पास दोनों ही तरह के बच्चे होते हैं, कुछ इंग्लिश से पढ़ते हैं और कुछ हिंदी से पढ़ते हैं और कुछ बायलिंगुअल होते हैं, है ना। तो दोनों ही बच्चे पढ़ सके, इसका हमें ध्यान रखना है, क्लियर है। दूसरी बात, तो इसके लिए अब सारी चीज़ें मैं तो आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। कंटेंट जो है वो पॉइंट वाइज है, पॉइंट टू पॉइंट है। अब जो पॉइंट टू पॉइंट में आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं उसमें वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं। बोलिए, बात समझ आ रही है। तीसरी बात क्या है इसकी, कंटेंट की, सारा मटेरियल जो है आपका वो आपको एक जगह पर मिल रहा है। सारा मटेरियल कहां पर मिल रहा है आपको? एक जगह पर। तो मैं आपसे केवल तीसरी बात ये कहना चाहता हूं। अच्छा, एक और बात इसमें ये है कि हम इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। अब इसमें क्या क्या शामिल होगा? प्रीवियस क्वेश्चंस शामिल होंगे, कुछ न्यू क्वेश्चंस होंगे। न्यू क्वेश्चंस कैसे? जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, सिलेबस चेंज होता है या पैटर्न चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो नए क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, वो एक चीज है। अच्छा, एक बात और बताऊं, चलो अभी बताऊंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चे हैं, बायलिंगुअल भी हैं जो दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बच्चे आपको तीसरी चीज़ क्या करनी है, मेरा जो नोट्स हैं वो किस में है? इंग्लिश में है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन किस में है? हिंदी में है। बोलो, बात समझ आ रही है। तो ना तो इंग्लिश वाले बच्चे को प्रॉब्लम होनी चाहिए और ना हिंदी वाले बच्चे को प्रॉब्लम होनी चाहिए। और अगर आप ये सोचें बेटे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें जैसे इंग्लिश वालों को नोट्स मिल रहे हैं वैसे हिंदी वालों को नोट्स मिल जाए, तो मेरे बच्चे एक बात बताऊं, इन नोट्स को कभी कॉपी मत करना। आपकी जो बुक है ना उसमें कभी इन्हें एज इट इज मत लिखना। क्यों? क्योंकि ये नोट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं मैंने अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तुम्हारी सुविधा के लिए।
तुम जो नोट्स प्रिपेयर करोगे वो अपनी सुविधा के लिए करोगे और अपने अकॉर्डिंग करोगे, पढ़ करके करोगे। जो व्यक्ति, देखिए सीट्स लिमिटेड है, एप्लीकेंट्स बहुत सारे हैं, जो डिफरेंट जाएगा अपना एक्सट्रीम बेस्ट, एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के बेस्ट देगा, वही क्वालिफाई कर सकता है। तो अगर आप, मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूं, मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं आप अपने नोट्स खुद से बनाइए, अपने अकॉर्डिंग बनाइए। आपका वो कंटेंट आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे फिट हो जाना चाहिए कि आपने वो रिवाइज करे, आपसे वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और आप फट से उसका आंसर दे दें। कोई मिसमैच नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई हर्डल नहीं, किसी भी तरह का कुछ नहीं, सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर। ये तब आएगा जब आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे। अपने नोट्स बनाने का इम्पैक्ट अलग ही पड़ता है, तो नोट्स ज़रूर बनाना। ये आप इनकी हेल्प लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा आप हेल्प मत लो, आप हेल्प लो, ये आप ही के लिए बनाया गया है, ये इतनी जो मेहनत की गई है आप ही के लिए की गई है। आप इनके हेल्प लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, लेकिन नोट्स प्रिपेयर करके पढ़िए, है ना। नोट्स प्रिपेयर करके पढ़िए, तब आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आपको जो आउटपुट मिलेगा, आप खुद देखना, उसका जो मिलने वाला आउटपुट होगा ना वो बिल्कुल अलग होगा और आप खुद सरप्राइज होंगे कि हाँ भाई वास्तव में नोट्स बना करके पढ़ने से जो आउटपुट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो अलग ही होता है ना। अच्छा, मैं चौथी बात क्या, मैं इंपॉर्टेंट बात क्या बताने वाला था, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये जो सब कुछ है, ये सब कुछ मिल रहा है किस पर, YouTube पर, जो कि है बिल्कुल फ्री। कोई चार्ज नहीं, कोई ऐड नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ जस्ट आपके लिए। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, बस मुझे आपके इस एफर्ट के लिए, जो मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं, बस मुझे उसके बदले एक चीज़ चाहिए, दैट इज बस चैनल सब्सक्राइब कर दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल तक आ सकें। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी आ सकें और वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें, वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि ये केवल टीजीटी पीजीटी का ही नहीं है, यूपी का ही नहीं है, एचटेट हो गया, DSSB की वैकेंसी आएंगी, KVS की वैकेंसी आएंगी, NVS की वैकेंसीज हैं। आपको ये कंटेंट हर जगह हेल्प करेगा, हर जगह, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, मुझे वहीं से मोटिवेशन आने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लगता है कि ये पॉइंट मिस हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या यहाँ पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, या कोई भी आपको ऐसी चीज़ लग रही है, या आपका कोई क्वेश्चन है, या आपको लगता है कि कोई पॉइंट और इंक्लूड हो सकता है, या आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं, है ना, अपने जो भी ग्रेवेंसेज हैं, आप वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में या मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल जो है वो YouTube के साथ अटैच्ड है, इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों क्या है, अटैच्ड हैं। तो आप वहां पर जाइए, कोई भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है, भेजिए, ताकि उसको क्या कर सकें, सॉर्ट आउट किया जा सके। मिलकर के पढ़ना है, साथ में पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, एफर्ट कम लगेगा और आउटपुट ज़्यादा निकल करके आएगा। तो इसी के साथ मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब जो हम वीडियो के साथ मिलेंगे उसमें हम करेंगे MCQ क्वेश्चंस। बने रहिए दिगम मंत्रा के साथ। जय हिंद।